Hello everybody, this is Gaurav Sharma and once again I am welcoming you on Literates Adda. What we are doing here, why we are meeting here once again? Just because we were simply dealing with our syllabus of MPTET, है ना? MPTET के बारे में हम बात कर रहे हैं इतने समय से, तो सुनिए, देखिए, हमने हमारे सिलेबस से एमपीटेट के से जेन ऑस्टिन के बारे में बात कर लिया। इसके बारे में जेन ऑस्टिन के बारे में बात कर लिया, ठीक है। उसके बाद में इन्हीं के द्वारा रचित प्राइड एंड प्रेजुडिस के बारे में बात कर लिया। इनका नोवेल है ये, है ना, नोवेल। उसके बाद में हमने अलग दूसरे ऑथर के बारे में बात की, वो है चार्ल्स डिकेंस, ठीक है। इनके द्वारा रचित अ टेल ऑफ टू सिटीज, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे इंडियन ऑथर्स की। इंडियन ऑथर्स, सुनिए, चलिए हम बात कर रहे हैं इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश की। चलिए, हमको पता होना चाहिए इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश क्या है। देखिए, हमारे भारतीय लोगों द्वारा, हमारे इंडियंस के द्वारा इंग्लिश में जो लिखा गया, जो लिटरेचर लिखा गया, जैसे पोइट्री कलेक्शन हुए, है ना, पोइट्री हुआ, है ना, पोइम कलेक्शन होता है, पोइट्री का मतलब ही होता है पोइम कलेक्शन, है ना। तो जैसे ड्रामास हुए, नॉवेल्स हुए, प्रोज हुए, एसेस हुए, है ना। तो इस प्रकार की जो राइटिंग है, उस राइटिंग को हम इंडियन राइटिंग में कंसीडर करते हैं। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषाओं में कुछ साहित्य लिखा जा रहा है, उसको इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश कहते हैं। ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में एक चैप्टर है ना, हर हमेशा मतलब शामिल रहता है इसमें। इंडियन राइटिंग में लिखा जाता, पढ़ाया जाता है। जो भी हमारे ऑथर्स हैं ना, वो इसी के अंडर आते हैं, जो इंडियंस हैं नेशनलिटी वाइज, है ना। चलिए देखिए, हमारी भाषा क्या है। मैं हिंदी बोल रहा हूँ, मेरी हिंदी भाषा है। यदि आप मुझे उत्तर प्रदेश से सुन रहे हैं तो भी आपकी हिंदी भाषा है, लेकिन यदि आप मुझे बिहार से सुन रहे हैं तो आपकी बिहारी भाषा है। वहीं यदि आप मुझे तमिलनाडु से सुन रहे हैं तो आपकी तमिल है। केरल से सुन रहे हैं तो आपकी अपनी होगी। तमिलनाडु से सुन रहे हैं तो तमिल होगी। आंध्र प्रदेश से सुन रहे हैं तो तेलुगु होगी। कुछ इसी प्रकार से हम भारतीयों की भाषा, इंग्लिश भाषा से पहले एक अन्य भाषा हुआ करती थी जिसमें हमारा कागजी कार्यक्रम होता था। कागजी पूरे काम काज की भाषा फारसी थी। क्यों? जस्ट बिकॉज जो मुस्लिम शासक थे, जो मुस्लिम शासक थे ना, उनके कोर्ट की भाषा, उनके जो कह सकते हैं, जो जहाँ उनकी मीटिंग लगती थी, उनके कोर्ट की भाषा फारसी थी। इसलिए अंग्रेज़ों के आने से पहले जो भाषा चल रही थी वो फारसी थी। लेकिन आपने मैकॉले का नाम जरूर सुना होगा, मैकॉले, है ना। मैकॉले का नाम आपने जरूर सुना होगा। मैकॉले ने 1835 में इंग्लिश लैंग्वेज के डिफेंस में माइन्यूट दिया था, है ना। अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसी को कहा जाता है, ठीक है। चलिए, हमने किसके बारे में बात करी? हमने बात की जी, हमने बात कर ली अंग्रेजी शिक्षा के मैग्ना कार्टा के बारे में, ठीक है। तो यहाँ से जो फारसी भाषा थी, फारसी भाषा को त्याग दिया गया और उसकी जगह पे इंग्लिश भाषा को स्टेब्लिश कर लिया, है ना। तो इंग्लिश भाषा को एडॉप्ट कर लिया, ठीक है। अब इंग्लिश भाषा पार्लियामेंट्री भाषा हो गई। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे वो सब इंग्लिश लैंग्वेज बोलने लगे, है ना, वो सब इंग्लिश स्पीकर हो गए।
जो भी इंडिया से आईएएस आईपीएस बन रहे थे, जो कुल मिला के जो प्रशासनिक अधिकारी थे, उन्होंने इंग्लिश भाषा को चूज कर लिया है ना, तो वो इसी को बोलने लगे। उदाहरण के तौर पर सत्येंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, ये पहले आईएएस थे, ठीक है, ये भी बोल रहे थे। तो इस प्रकार से इन लोगों ने फिर इसी क्रम में कुछ यूनिवर्सिटियों का एस्टेब्लिशमेंट करना शुरू किया। कैलकाटा में करवा दी, बॉम्बे में करवा दी। तो सीधी सी बात है, जब तुम अंग्रेजी पढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों पर असर तो पड़ेगा, तो उसके बाद हम वो अंग्रेजी बोलने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल उसी प्रकार जब अंग्रेज इंडिया में आए थे तो उनको देख के हम सूट बूट पहनना शुरू कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है, E.M. फ्रॉस्टर एक इंग्लिश नॉवलिस्ट हैं, है ना, विक्टोरियन पीरियड की। तो उनके द्वारा रचित एक नॉवल है अ पैसेज टू इंडिया, है ना, 1924 के अराउंड ये पब्लिश हुई है। तो इसमें एक बहादुर करके कोई हैं, कोई विशेष कह सकते हैं, कोई रॉयल क्लास के इंसान है ना, इंडिया में। तो वो क्या है, अंग्रेजों की पार्टी में सूट वूट पहन के जाते हैं, तो उनकी मौकरी होती है, तो उनका मजाक उड़ाया जाता है पार्टी में। तो बिल्कुल उसी प्रकार से हम लोग भी पूर्णतः अंग्रेजों से इतने इन्फ्लुएंस्ड हो गए, उनको देख के उनकी तरह छुरी कांटे से खाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हीं की तरह हम लवादी पहन रहे हैं, अपने जो चोगा कह सकते हैं, जो हमारे कपड़े हैं उनकी तरह सूट कोट पैंट बूट पहनना चाहते हैं। उन्हीं की तरह हम गोरे भी दिखना चाहते हैं, यद्यपि हमारा कलर बिल्कुल फेयर है नहीं। और इसी की चाहत में फेयर एंड लवली को नेशनल ब्रांड बना डाला। समझ रहे हैं आप? तो ये जो था, ये पूरा कॉलोनियलिज्म का इफेक्ट था। इसी के चलते ये सारी जो है करतूतें हुई हैं। तो आप देख सकते हैं अंग्रेजों का कितना तगड़ा इन्फ्लुएंस है इंडिया पर, है ना। हम लोग आंख बंद करके उनको फॉलो कर रहे हैं ना, उनके जैसा हमको दिखना है, उनके जैसे कपड़े पहनने हैं, उनके जैसा बर्ताव करना है, उनके जैसी भाषा बोलनी है। तो इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज का जो है इंडिया में उदय हुआ, या कह सकते हैं इसने ग्रिप बना ली अपनी इंडिया में, ठीक है, लोग फॉलो करने लगे। तो फिर जब लोग बोल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो कुछ लिखेंगे भी। जब अंग्रेजी भाषा में बोल रहे हैं तो जब बोलना शुरू किया तो फिर ये लिखने का भी प्रयास करेंगे। अब थोड़ा सा मैं आगे चलूँगा, आगे चलते हुए अब आपको बताऊँगा एक ऐसा व्यक्ति रहा, एक्चुअली बंगाल से बिलोंग करता है वो, है ना, बंगाली है, बंकिम चंद्र चटर्जी। चटर्जी बोल लीजिए या चट्टोपाध्याय बोल लीजिए, दोनों दिखा मिलता है, ठीक है। तो इनके द्वारा एक बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा एक वर्क लिखा गया था, वो है राजमोहन वाइफ। मोहन वाइफ 1864। ये पहला वर्क है जिसको इंग्लिश में लिखा गया, पहला इंग्लिश नॉवल, काफ़ी बड़ा है ये, है ना, ठीक है। तो कह सकते हैं इस व्यक्ति ने प्रथम बार प्रयास किया। इसी क्रम में फिर आगे लोग इन्फ्लुएंस्ड होते चले गए, कुछ आगे और भी, जैसे ये तो चूंकि फिक्शन का ऑथर है, नॉवल का ऑथर है, लेकिन बहुत सारे पोइट्स रहे हैं, जैसे तोरू दत्त को ले लीजिए, है ना, ये इंडियन पोइटिस थी। इनने कई फेमस वर्क लिखे हैं, जैसे लक्ष्मणा, सीता, कुमार केजरीना ट्री, ठीक है। तो ये कुछ फेमस वर्क्स हैं। इस तोरू दत्त को इंडिया का जॉन कीट्स कहा जाता है। बहुत कम उम्र में, 20 साल की भी नहीं हो पाई तब तक इनकी डेथ हो गई थी। कहा जाता है यदि ये मरी नहीं होती तो इनने बड़े बड़े इंग्लिश पोइट को सरपास कर दिया था। ये न केवल इंग्लिश में एक्सपर्ट थी, इंग्लिश के साथ साथ संस्कृत, ठीक है,
इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, इतनी लैंग्वेज जानती थी तोरूदत्त। ठीक है, तो तोरूदत्त जैसे ऑथर ने प्रयास किया लिखने का, है ना। अब यहीं आगे थोड़ा सा और चल रहे हैं तो आदरणीय कवि गुरु के बारे में बात कर लेते हैं। कवि गुरु, जिनको आप रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से जानते हैं। टैगोर के नाम से जानते हैं ना। इनके द्वारा रचित एक फेमस वर्क है, अरे, गीतांजलि, है ना। इसको नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में। इसका जो प्रीफेस था वो विलियम बटलर ईट्स ने लिखा था, डब्ल्यू ईट्स। ये वही डब्ल्यू ईट्स है जिसने सेलिंग टू बाइजेंटियम लिखी है, जो आपके एमपीटेट के मेंस में आएगा, है ना। चलिए, इतनी हमने बात कर ली, है ना। अब चूंकि इस कड़ी में हम और आगे चल रहे हैं, अब इसमें आप देखने चलेंगे तो कुछ और ऑथर भी मिल जाएंगे। जैसे कहा जाता है इंडियन इंग्लिश पोइट्री का ओरिजिन हेनरी हेनरी विवियन डेरोजियो से हुआ, है ना। ये कलकत्ता में इंग्लिश स्कूल के प्रिंसिपल हुआ करते थे। ठीक है, इनने द हार्प ऑफ इंडिया लिखा। ठीक है, तो ये इंग्लिश में लिख रहे थे कुल मिला के। तो ये लोग इंग्लिश में लिख रहे थे। अब इसके साथ साथ जब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे तो मैं आपको कुछ चीज़ें और दिखा देता हूँ। देखिए, सुनिए। अब चूंकि इंग्लिश भाषा इतनी प्रभावी हो गई है कि लोगों ने लिटरेचर लिखना शुरू कर दिया है, तो अब लिटरेचर लिख रहे हैं, सो लिख रहे हैं, लिखना काफ़ी नहीं है। उसके बाद अब ये क्या कर रहे हैं, अलग अलग भाषाओं से लोग आ रहे हैं, अपने वर्क्स को अपनी भाषाओं में लिख रहे हैं। फिर या तो वो स्वयं उसका ट्रांसलेशन कर दे रहे हैं इंग्लिश में, और यदि स्वयं नहीं कर पा रहे हैं तो कोई और कर रहा है। अब उदाहरण देखते जाइए। मराठी को उठाता हूं सबसे पहले। मराठी मराठी लैंग्वेज में एक प्ले राइट हैं, तेंदुलकर के नाम से, विजय तेंदुलकर। इनके द्वारा एक फेमस ड्रामा है शांतता कोर्ट चालुआ है। अब इन्होंने जो है इसका ट्रांसलेशन करवा दिया, साइलेंस, द कोर्ट इज इन सेशन। ठीक है, अब सुनिए, इसके बारे में हमने जो है बात कर ली, बादल के बारे में। ये मराठी से है। अब कन्नड़ से कर लेते हैं। कन्नड़ से ग्रीस कन्नड़ से आपको ले लीजिए। ठीक है, ऑल दो ये महाराष्ट्रियन थे, लेकिन तमिलनाडु वाले रीजन में ये पहुंच गए तो इनकी लैंग्वेज कन्नड़ हो गई, तो ये कन्नड़ बोलने लगे। सुनिए, ये रेनाउंड प्रोफेसर रहे हैं। इन्हें आपने एकता टाइगर मूवी में जरूर देखा होगा, सिनोय सर के रोल में। तो इन्होंने पहले अपने जितने भी वर्क्स थे, जैसे नागा मंडला हुआ, ताले डंडा हुआ, तुगलक हुआ, इन सबको ओरिजिनली कन्नड़ में किया था, लेकिन ट्रांसलेशन स्वयं ही इनका इंग्लिश में कर दिया। ठीक है, चलिए, स्वयं ही जो है उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर दिया। चलिए साहब, मैं समझता हूँ शायद पेज खत्म हो गया जी। अब हिंदी से ले लीजिए, मोहन राकेश। इनके द्वारा रचित एक फेमस वर्क है आधे अधूरे। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर दिया। ठीक है,
मोहन राकेश हिंदी से हो गए, एक और हैं धर्मवीर भारती। सूरज का सातवां घोड़ा। ठीक है, इसको स्वयं गिरीश कर्नल ने ट्रांसलेट किया। ट्रांसलेट किया। चलिए, अब मैंने कुछ ऐसे ऑथर्स बताए जिनकी अलग अलग भाषाएं थी, लेकिन उन्होंने अपने वर्क्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट कराया। क्यों? इंग्लिश लैंग्वेज इतनी ज़्यादा प्रभावी लैंग्वेज थी कि वो दुनिया भर में बोली जा रही थी, क्योंकि अंग्रेज अलग अलग कॉन्टिनेंट में अलग अलग देशों में शासन कर रहे थे। तो सीधी सी बात है, जो भाषा ग्लोबली दुनिया में बोली जा रही है, यदि आप अपने साहित्य को उसी भाषा में लिखोगे तो कहीं ना कहीं उसकी रीच बढ़ेगी। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे YouTube पे आपने कोई वीडियो बनाया हिंदी में, तो वो केवल हिंदी ऑडियंस तक सीमित रहेगी। यदि आप उसी वीडियो को या तो आप उसमें अन्य लैंग्वेज ऐड कर दीजिए, या फिर आप उसे केवल इंग्लिश में पढ़ाएं ना, या इंग्लिश में बोलें, या इंग्लिश में कंटेंट बनाएं, तो उसकी रीच बढ़ जाएगी, क्योंकि दुनिया भर में इंग्लिश बोली जा रही है। मैंडारिन चाइनीज के बाद में इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है जो दूसरे स्थान पे आती है, पहले पे मैंडारिन चाइनीज है। ठीक है, सुनिए आगे। तो जब ये लोग थे, है ना, जो ड्रामेटिस्ट रहे जैसे धर्मवीर भारती वगैरह, मोहन राकेश, गिरीश कर्नाड, है ना, नोवेलिस्ट में काफ़ी नोवेलिस्ट हैं, ये लोग भी अपने पूर्ण प्रयास कर रहे थे कि हमारे कल्चर, हमारी भाषा, है ना, हमारी टर्मोलॉजीज ये इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगी, दुनिया के सामने जाएंगी यदि हम इंग्लिश में लिखेंगे। तो इसी कोर में अब मैं बात कर रहा हूँ नोवेल्स के विषय में, है ना। सुनिए, तो तीन ऐसे महान विभूतियां रही हैं जिन्होंने सिंगल हैंडेडली इंग्लिश लिटरेचर को दुनिया में ले जाके खड़ा कर दिया। पहले हैं R.K. नारायण। इनका पूरा नाम था रासीपुरम कृष्णा स्वामी नारायण स्वामी अय्यर, है ना। ये एक फिक्शनल टाउन का इस्तेमाल करते थे जो बहुत फेमस है, वो है मालगुडी। आपने मालगुडी के नाम से एक सीरीज सुनी होगी, DD नेशनल पे आती थी, है ना। जब मैं समझता हूँ यदि आप मेरी समकक्ष होंगे, मेरी उम्र के होंगे, तो आपको पता होगा, मालगुडी डेज के नाम से, है ना। चलिए, R.K. नारायण। R.K. नारायण इंडिया के ऑथर रहे हैं, ठीक है। E.M. फ्रॉस्टर के ये मित्र थे। E.M. फ्रॉस्टर वो जो इंग्लिश ऑथर हैं, ठीक है। तो उन्होंने इनके वर्क्स को बाहर बाहर मतलब बोले तो इंग्लैंड में पब्लिश करवाया, इसीलिए इन्होंने बहुत फेम प्राप्त की। इनके काफ़ी फेमस वर्क हैं जिसमें द गाइड आ जाता है ना। द गाइड ले लीजिए आप, और बैचलर्स ऑफ आर्ट ले लीजिए, बैचलर्स आर्ट ऐसे करके लव स्टोरी है, ठीक है। और भी काफ़ी हैं। इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, है ना, 60 के राउंड, 1960 के राउंड मिला होगा शायद, अंदाजा है यही होगा, ठीक है। द गाइड हमारे सिलेबस में भी शामिल है। अब R.K. नारायण क्यों फेमस हैं? R.K. नारायण के पास ऐसा स्पेशल क्या है जो इनकी इतनी अच्छी पकड़ बन गई? देखिए, ये अपनी राइटिंग में प्रयास करते थे इंडियन प्रोवर्ब्स का इस्तेमाल किया जाए, प्रोवर्ब्स, है ना, बोले तो कहावत मान लीजिए, है ना, कहावत, ठीक, इंडियन प्रोवर्ब्स, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इंडियन सेटिंग, है ना, इंडियन थीम्स के बारे में बात करते थे, रूरल लाइफ के बारे में बात करते थे, है ना। कुल मिला के इनके ओवरे में, ओवरे बोले तो इनका कैनन, या कह सकते हैं वो एक विशेष प्रकार का ओवरे मान लीजिए, एक फोल्डर मान लीजिए जिसमें इनके सारे वर्क्स रखे हुए हैं, ये मान, ठीक है। तो उसमें हर वैरायटी की, लव स्टोरी ले लीजिए, फिलोसॉफिकल वर्क भी है, वहीं बच्चों की कहानियां हैं, छोटे छोटे बच्चों की, कैसे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, जो मालगुडी क्रिकेट क्लब है ना, मालगुडी डेज से वही कहानी। तो ये रेंज थी R.K. नारायण की। इंटरनेशनली इनको फेम मिलना शुरू हो गया, ठीक है। ये पहले ऑथर हो गए।
अगले ऑथर पे हम चलेंगे तो वो है मुल्क राज आनंद। आनंद, मुल्क राज आनंद साहब पेशावर पाकिस्तान में जन्मे थे। एक बात और याद रखना, यही वो व्यक्ति है जिसने सबसे पहले एक्स प्राइम मिनिस्टर रिस्पेक्टेड सर मनमोहन सिंह जी को मिलवाया था जवाहरलाल नेहरू जी के साथ। माननीय एक्स प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी से मिलवाया था। उसके बाद में ये जो फिनेंस मिनिस्टर बने, तो उसके बाद हम बने प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, है ना, मनमोहन सिंह जी। ठीक है, तो कुल मिला के मुल्क राज आनंद की पूरी मेहरबानी थी उनके करियर में, है ना। सोचिए कितनी बड़ी शख्सियत होगा ये इंसान। आगे सुनिए, चलिए। मुल्क राज आनंद की जो बेसिक थीम्स हैं जिनसे इसने डील किया है, उनमें है पॉवर्टी, गरीबी को दिखाता था, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, ये अपने वर्क्स में इंडियन लैंग्वेजेस की टर्म्स का बहुत इस्तेमाल करता था, यूज करता था। ठीक है, कई शब्द हैं जो इसने अपने वर्क्स में इस्तेमाल किए हैं। उदाहरणार्थ यदि हम देखें, चूंकि ये मेरे शब्द नहीं है, ये मुल्क राज आनंद के शब्द हैं जो उन्होंने वर्णित किया है उनके द्वारा रचित एक नॉवेल में, है ना, वो है द अनटचेबल। ठीक है, इसमें एक ये रीजनल टंग का शब्द का इस्तेमाल करते हैं, चूंकि क्रिटिसिज्म का शब्द है, बट आई कैन नॉट डू एनीथिंग, उन्होंने लिखा है। भंगी शब्द का इस्तेमाल किया इनने। ये शब्द जो है वाल्मीकि समाज के लिए पूर्व में लोग इस्तेमाल करते थे। ठीक है, चलिए आगे चलो, अगली स्लाइड पे चलेंगे हम। जी, मुल्क राज आनंद के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, काफी टर्म्स और हैं जो मुल्क राज आनंद ने इस्तेमाल करी हैं। उदाहरण के तौर पर चाचा देखने को कई बार मिलता है ना। और इवन इंडियन नेम्स के कैरेक्टर जैसे राजू, जैसे मुन्नू, है ना। इवन इनके नोवेल का भी नाम, एक का नाम कुली है। तो इंडियन कैरेक्टर्स के नाम, इंडियन सेटिंग्स, एकदम विलेज एरिया, है ना। साथ ही साथ उनके सेंटिमेंट्स, उनके रहने का ढंग, कुल मिला के पूरी इंडियन सोसाइटी को प्रोजेक्ट करने की प्रयास में थे मिस्टर मुल्क राज आनंद, जिसको कि वो करने में सफल भी रहे, है ना। मुल्क राज आनंद 1900 सॉरी, ये जो वर्क है ना द अनटचेबल, ये 1935 में पब्लिश हुआ था। और यूनिवर्सिटीज के काफी सिलेबस में ये शामिल है। सुनिए सर, इससे क्वेश्चन आया एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में। ठीक है, कि बाखा जो इसका मेन कैरेक्टर है अनटचेबल का, मेन कैरेक्टर है, जो अनटचेबल के कैरेक्टर बाखा को कौन कहता है? यदि तुम्हें बड़ा बनना है तो शिक्षा लेनी पड़ेगी, तो उसका आंसर था अंकल। ऑल्दो मुझसे गलती हुई, मैंने पढ़ा नहीं था। सुनिए, तो ये इनकी कुछ विशेष
थीम हुआ करती थी मिस्टर मुल्क राज आनंद की। अब हम तीसरे ऑथर पर चलते हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा इंग्लिश लैंग्वेज को इंडिया में प्रमोट करने में, या फिर इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज में लिखने। सुनिए, मिस्टर राजा राव। ये कैलिफोर्निया में प्रोफेसर रहे, बाद में ये फ्रांस भी गए थे, है ना। वहाँ से इन्होंने शायद पीएचडी करी, तो वहाँ से एक लड़की से फ्रेंच से शादी भी करी। अभी बीते कुछ दिन पहले कैलिफोर्निया में इनकी जो है डेथ हो गई। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर रहे। इन्होंने इनकी जो मेजर थीम्स थी ना, थीम्स, उनमें काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये हमारी जो हिस्टोरिकल, जिनको कई बार जो एलिमेंट्स हैं, जिनको कई बार हम जो लोग हैं, हम नहीं सॉरी, कुछ लोग इसको कई बार मिथ बोल देते हैं, है ना। जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, है ना, जो धर्म ग्रंथ है ना, उनको कई बार लोग जो है मिथ्स बोल देते हैं ना। तो ये मिथ्स के साथ डील करते हैं ना। भगवान शिव जी का कैरेक्टर दिखाया जाता है ना, सरपेंट एंड द रोप, इनके द्वारा रचित एक वर्क है सरपेंट एंड द रोप। इसी में मूर्ति नाम का कैरेक्टर है जो भगवान विष्णु की पूजा करता है ना। इसका संबंध हमारे एक वेद से है ना। चलिए, वहीं एक और है द कैट एंड शेक्सपियर। ये इनके दो फेमस वर्क मान लीजिए, ठीक है। इनकी थीम्स में मैंने बताया कि ये मिथ के साथ डील करते हैं, साथ ही साथ ये डील करते हैं एलिनेशन से। मतलब कोई व्यक्ति जो अपने देश से बाहर चला जाता है तो उसे कैसा अकेला महसूस होता है, उसके लोग नहीं हैं, उसका कल्चर नहीं है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं सोसाइटी से भी डील करता है, सोशल भी है ना। और ये कहीं ना कहीं फ्रीडम से रिलेटेड भी है, ठीक है। तो ये कुछ विशेष कह सकते हैं थीम्स हैं जो मिस्टर मुल्कराज आनंद ने चूज करी है ना अपनी राइटिंग में। अब सुनिए, अब जो वर्क्स हुआ करते थे इंग्लिश में, है ना, इंडियंस द्वारा, वो कई थीम्स पे लिखे गए। जैसे कुछ ने फ्रीडम के ऊपर लिखा, जैसे चमन नहल को ले लीजिए, इनके द्वारा आज़ादी लिखा गया, ठीक है। वहीं एक इंग्लिश ऑथर है जे फेरन, इनके द्वारा द सीज ऑफ कृष्णपुर। अठारह की जब क्रांति हुई थी ना, जब सिपाही म्यूटनी हुआ था, शायद 1857 में हुआ था, तब से वहीं से संबंधित है। इसी पे शायद मेरे हिसाब से इससे बेस्ड है मंगल पांडे मूवी। आमिर खान वाली, है ना। चलिए आहिस्ता आहिस्ता आगे चलेंगे हम। जी, ये लीजिए। ऐसा इसलिए कि जैसे आप देख पाए, कई बार क्या स्क्रीन पे मुझे पता नहीं चलता। जी, ठीक है। तो फ्रीडम की थीम हुई, फ्रीडम में जे फेरल को ले लीजिए, चमन बहल को ले लीजिए। यदि हम सेपरेशन, इसमें एक सेकंड और सुनिए, इसमें आगे एक चीज़ और है। इसको बेस बनाकर या फिर कह सकते हैं एक और आगे, जब इंडिया पाकिस्तान का सेपरेशन हुआ था ना, सेपरेट हुए थे, अलग अलग हुए थे ना, तो इस पर बेस बना के कुछ वर्क्स लिखे गए, है ना। उदाहरण के तौर पर ट्रेन टू पाकिस्तान, ठीक है, इसको खुशवंत सिंह ने लिखा। खुशवंत सिंह, ये वही खुशवंत सिंह है, इनको पद्म भूषण विभूषण दोनों मिले और इन्होंने अपना पद्म विभूषण लौटा दिया ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय, है ना।
ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय। ऑपरेशन ब्लू स्टार वो ऑपरेशन था जिसमें मतलब इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी उस समय। गोल्डन टेम्पल में जब सेना घुस गई थी, है ना, तो वहाँ जो है जो सैनिक हुआ करते थे उन्होंने शूज वूज नहीं निकाले थे अंदर प्रवेश करने से पहले। तो इसके कह सकते हैं इसके विरोध में खुशवंत सिंह ने जो है वापस कर दिया था, है ना, क्या, पद्म विभूषण। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे हमारे महान पोएट रहे हैं कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर। उन्होंने जब 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, मैसेकर हुआ था, तो इसके रिस्पॉन्स में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नोबेल प्राइज जो है वापस कर दिया था, रिटर्न कर दिया था, विरोध दर्शाने के लिए, है ना। आई थिंक नाइटहुड है, सॉरी नाइटहुड होगा, नाइटहुड वापस कर दिया था। नाइटहुड क्या होता है शायद आपको ना पता हो। नाइटहुड किसी भी व्यक्ति विशेष जिसमें कोई क्वालिटी हो, किसी विशेष चीज के लिए वो फेमस हो, है ना, जिसको वाइडली लोगों ने रिस्पेक्ट दिया हो, तो उस क्षेत्र में इंग्लैंड की जो क्वीन होगी वो उसको बुलाएगी और ऐसे तलवार लेके ऐसे उसके कंधे पे ऐसे दोनों साइड रखेगी, वो घुटने पे आएगा, तो इसको सम्मान के तौर पे देखा जाता है ना, क्वीन जब ऐसे करती है तो इसको नाइटहुड बोला जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आपने सुना होगा, आपने गदर मूवी में देखा होगा, जहां अमीषा पटेल सनी देओल के दोनों शोल्डर्स पे ऐसे ऐसे तलवार लगाती है, बिल्कुल उसी प्रकार, है ना। और जब किसी व्यक्ति को नाइटहुड मिल जाता है तो उसके नाम के आगे सर लगना शुरू हो जाता है। जैसे यदि आपको मिलता है, आपका नाम आदित्य है तो सर आदित्य, जैसे सर रविन्द्रनाथ टैगोर, समझ आ रहा है, जैसे मैं सर गौरव शर्मा, सर थॉमस हार्डी, है ना, बिल्कुल इसी प्रकार ये होता है। चलिए साहब, ये हमारी इसकी बात हो गई। तो हमने मोटा मोटी पूरा प्रयास किया तीनों ऑथर्स के बारे में जो इंग्लिश लिटरेचर को ऊपर लेके गए, कैसे इंग्लिश लिटरेचर का विकास हुआ, है ना, क्या क्या कार्य रहे, पहला इंग्लिश लिटरेचर में कौन सा नोवेल रहा, ठीक है। और इसी कैटेगरी में हम आगे बढ़ते हुए इसको तो यहीं विराम देते हैं। बाकी अगली क्लास में हम बात करेंगे इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में जो फेमस नोवेल है बाय बाय ब्लैकबर्ड, रिटन बाय हु, अनीता देसाई, है ना। चलिए इस पे हम अगली क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, साथ बने रहिए। उम्मीद करता हूं आपको बहुत फायदा होगा, है ना। मैं पूर्ण प्रयास करूंगा हर चीज को सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं। मैं जो भी बता रहा हूं सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा मत समझना कि मैं ऐसी फॉर्मेलिटी कर रहा हूं, फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा। यदि यहां इस बार काम नहीं आया तो अगली बार जब आप मेंस में बैठोगे तब ये आपके जरूर काम आएगा। और इवन अगर नेट में एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में बैठे तो वहां भी काम आएगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। आगे इसी प्रकार जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।